यार इतना ज्यादा गिर जाएंगे ये लोग जॉन सीना के हील टर्न के बाद कि उसके कभी बाप ना बनने वाले जैसी चीजों को भी स्टोरी लाइन के अंदर घसीट के लेके आएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो को, और मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब अपनी जो गाड़ी है उसको तेजी से भगाना शुरू कर दिया है रैंडी ओर्टन और जॉन सीना के इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के प्रोग्राम के लिए। बस आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट में कर दो लाइक। और सबसे पहले बात करते हैं टीएलसी टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में। आपको पता है कि इस टैग टीम डिवीजन के अंदर जो फ्यूड चल रही है इसको मैंने बहुत ज्यादा रेला है कि ये अच्छा नहीं है, ये स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं कर पाता कि इन्वेस्ट हो फैंस। भाई साहब आज इन्होंने कुछ ऐसा बैंगर डिलीवर किया है कि मुझे लगता है कि मैं स्मैकडाउन की हिस्ट्री में इस मैच को हमेशा याद रखने वाला हूं। देखो, जब चीज बढ़िया होती है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर हम उसको तब अप्रिशिएट नहीं करते जब वो अच्छी नहीं है। अभी भी स्टोरी लाइन के हिसाब से तो मैं कुछ ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा नहीं, लेकिन जो रेसलिंग मैच की क्वालिटी इन्होंने डिलीवर करी है, आई थिंक लास्ट टाइम जब ये वाला ऐसा कोई मैच हुआ था वो लैडर मैच था शायद, आई थिंक जो रेसलमेनिया में हुआ था ऊसोस का, आई थिंक न्यू डे के साथ हुआ था या जॉन मॉरिसन मिस के साथ हुआ था, आई थिंक, हाँ यस। तो मेरे को लास्ट टाइम वो एक अच्छा ऐसा मैच याद है, लेकिन ये तो अच्छे से भी अच्छा, मतलब इतने सारे स्पॉट्स हैं इस मैच में, मैं क्या ही बताऊं आपको। आप बोलो कि टेबल तोड़ना तो बिल्कुल हवा मजाक का काम हो गया इनके लिए। लैडर से लोग ऐसे कूद रहे हैं, वो चांपा को एक टाइम पे जो इन्होंने लटका के स्टील चेयर से मारा है, स्टील चेयर के ऊपर डीआईवाई जो अपने ओपोनेंट्स को फोड़ रहे हैं, और मोंटेस फोर्ड के जो हाई फ्लाइंग मूव्स हैं, मतलब इस मैच मैं अपनी बातें बोल के इस मैच के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। तो अगर आपको एक टैग टीम मैच देखना है भाई जहां पे हमेशा एक सेकंड के लिए भी आप अपनी आंख या नजरें नहीं हटा सकते, तो डेफिनेटली ये वो आज शो पर मैच है। और इसकी जो एंडिंग है वो भी क्या मस्त होती है भाई। इन्होंने जो मिड एयर स्पीयर है वो लगा दिया एंजेलो डॉकिंस, जिनको ऐसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते स्ट्रीट प्रॉफिट्स में कि ये भी बंदा मॉन्टेस फोर्ड से तगड़ा है। भाई आज उन्होंने बहुत अपनी जो इंप्रेसिव जो इन रिंग एबिलिटी है उसको दिखाया, बहुत मस्त एंजॉय किया। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं ज्यादा तारीफ कर ही नहीं पाऊंगा, क्या बोलूं मैं। आप जो स्पॉट जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एक ऐसा मैच है जो आपको बार बार शोज पर देखने को मिलता नहीं है। मे बी हिस्ट्री में भी इसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे भाई कि एक मैच स्मैकडाउन में ऐसा भी हुआ था, एंड चैंपियनशिप यहाँ पर रिटेन हो जाती है एंड में जाके मॉन्टेस फोर्ड एंड जो एंजेलो डॉकिंस है वही जीत जाते हैं। इवन वो जो प्रोस्थेटिक लेग है आई थिंक वो रियली था, एक फैन का उठा के मॉन्टेस फोर्ड उससे भी मारने लगते हैं। तो बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था। आप डेफिनेटली बताना कि आपको ये मैच कैसा लगा। इस मैच की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो भाई ये 5 स्टार मैच तो है, क्योंकि इस मैच की पेस भी बहुत ज्यादा तगड़ी थी, और मतलब जो सारे बॉक्सेस थे वो चेक और कमर्शियल फ्री भी था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा यार फैंस को, ऑडियंस को एक बैंगर दे देते हैं। बैक स्टेज से हमको एक सेगमेंट भी दिखता है और ये जॉन सीना एंड आर ट्रूथ का था। आपको याद है मैंने आपको एक वीडियो में कहीं तो बोला था कि एक सेगमेंट आर ट्रूथ और जॉन सीना के बीच भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। आई होप ये जस्ट इतना सा सेगमेंट नहीं है, क्योंकि बस आर ट्रूथ देखते हैं बैक स्टेज जॉन सीना को और वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक टाइम पे तो वो शॉक हो गए थे उनके हील टर्न के बाद, लेकिन लग रहा है उनका मेमोरी लॉस कुछ तो हो गया है। आर ट्रूथ कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है तुमको देख के, मैं तो तेरा शुरुआत से ही फैन था। तो इसी भी चीज की जरूरत होगी ना जॉन सीना सर, तो आप हमें बता देना। जॉन सीना ने उसके ऊपर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। फिर जिमी ऊसो वहां से आते हैं, जिमी ऊसो भी सोचो भाई इसको क्या हो गया है, और वो कहते हैं कि यार तू क्या बोल रहा है ग्रोन मैन, तू तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो क्या इसके जैसा बनेगा। आई थिंक जिमी ऊसो और आर्टर को थोड़ा सा लंबा सेगमेंट खींच देते तो और मजा आता देखने में, क्योंकि दोनों की वो जो कॉमेडी वाली टाइमिंग है, जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा मस्त है। तो अभी आई थिंक ये आर्टर और जॉन सीना वाले एंगल को और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि फैंस डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद आज शो पर एक रिटर्न भी हो गया है, या आप बोल तो सकते हो कि दोबारा से डेब्यू हो गया है। मिज होते हैं रिंग में और वो अपना वही ब्ला ब्ला कर रहे होते हैं कि जॉन सीना को मैंने रेसलमेनिया में हराया है, लेकिन तुम्हारा पिक किया हुआ कोडी रोड्स नहीं हरा पाया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को कभी भी, मतलब कितने सारे मौके थे कि मेरे को रेसलमेनिया में जगह मिल सकती थी, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने दी नहीं। यहाँ पर रिटर्न हो चुका है फाइनली एलिस्टर ब्लैक का, जो कितने टाइम से लोग टीज भी कर रहे थे। वही उनकी एंट्रेंस देख के वो जैसे लेट के ऐसे ऊपर आते, भाई पूरी पुराने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू और नेक्स्ट के दिनों की मुझे याद आ गई, जब उनको वो वहां से मेन रोस्टर में लेके आया था उसके बाद, लेकिन कुछ खास उनके साथ हुआ नहीं। बस मिज यहाँ पे फिर से कुछ बकवासबाजी करते हैं, लेकिन वो जो ब्लैक मास्क वाली किक है जो बहुत ज्यादा फेमस है एलिस्टर ब्लैक की, क्योंकि ये भी आउट ऑफ नोवेयर पड़ जाती है, किसी को पता नहीं चलता कब ये लग सकती है। तो उसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज एक स्टेटमेंट सी तो दिलवा दी एलिस्टर ब्लैक के लिए, और मुझे लगता है क्योंकि सारी चीजें ट्रिपल एच की कंट्रोल में, तो आने वाले महीनों में आपको एलिस्टर ब्लैक के साथ भी जो सीन सपाटा है वो तगड़ा दिख सकता है। शो पर आज एक टाइटल चेंज भी हो चुका है, और आई थिंक इसकी जरूरत थी भी, क्योंकि जो करंट चैंपियन के साथ चल रहा था पता नहीं वो क्या था। चेल्सी ग्रीन अपनी यूएस चैंपियनशिप
हार चुकी है। रिंग साइड पर जो उनके साथी बंधु होते हैं उनको इजेक्ट कर दिया गया और जेलिना वेगा ने फिर उसका फायदा उठा लिया, वो यूएस चैंपियन बन गई है। और अगर आपको नहीं पता तो जेलिना वेगा के जो रियल लाइफ में हस्बैंड है वो एलिस्टर ब्लैक है। तो आज ये कपल के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि एक बंदी जो है चैंपियनशिप जीत गई, अपना पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइटल, और एक बंदे का फिर आज रिटर्न भी हो गया। तो आज तो डेफिनेटली इनके घर पे पार्टी होने वाली है, बहुत जबरदस्त वाली। इसके बाद शो पर हमको थोड़ा ये आइडिया मिल गया कि मिड कार्ड चैंपियनशिप के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई का आगे प्लान क्या है। सबसे पहले हमको एंट्री दिखती है सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू की, और बहुत ज्यादा सोलो सिकोवा ना प्राउड फील कर रहे हैं जेकब फाटू के लिए। वो कहते हैं कि देखो मैं इस बंदे को उठा के, लिटरली मतलब ये था सोलो सिकोवा के प्रोमो का कि इसको मैंने सड़क से उठा के स्टार बना दिया, क्योंकि वही लिटरली हालत भी थी जेकब फाटू की। वो कहते हैं कि देखो यार मेरी वजह से ऐसा हो गया। भाई जेकब फाटू ने कोई इज्जत ही नहीं करी सोलो सिकोवा की, बस वो माइक जो है वो छीन लिया और बोला अबे क्या बोल रहा भाई, मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था कि तू मेरे साथ हो या फिर ना हो, मैं तो यूएस चैंपियनशिप जीतने वाला हूं। ऐसी डिसरिस्पेक्ट होते हुए सोलो सिकोवा की जब मैं देख रहा हूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो इस कैरेक्टर को कहां जाते हुए देख रहा था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद कुछ अलग ही सोच लिया है। आई थिंक अब जो सारा फोकस है वो जेकब फाटू को बहुत स्ट्रांग दिखाने में है, इस वजह से और भी ज्यादा लप्पू यहाँ पे सोलो सिकोवा नजर आ रहे हैं। बाकी फिर यहाँ पे सारे लोग सोलो सिकोवा के लिए तो बू कर रहे थे, जेकब फाटू के लिए चीयर कर रहे थे। एक बहुत ही ऑर्गेनिक बेबी फेस वाला रिएक्शन उनको मिल रहा था, अच्छों को ना मिले जैसा जेकब फाटू को यहाँ पर हील में मिल रहा था। इसके बाद वो अपना जो ऑल गैस नो ब्रेक्स बोलते हैं, एलन नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है, कहते हैं चलो ठीक है, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारा रेसलमेनिया में मैच अच्छा था, भाई मुझे चैंपियनशिप चाहिए दोबारा से। इसके बाद यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का भी म्यूजिक हिट होता है और ये बजते ही ओके समझ में आने लगा कि आगे अभी किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो वही बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर होना बहुत आसान नहीं होता, कैसे मेरे को स्कू किया गया था बहुत बार, लेकिन अब मैंने फाइनली उस डेविन प्रीस्ट नाम के पैरासाइट को जो है साइड में कर दिया है, अब मैं फोकस कर सकता हूं और बड़ी चीजों के ऊपर। और फिर वो ना उस चीज को यहाँ पे इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेपोटिज्म बहुत चलता है, कैसे रैंडी ओर्टन टाइटल सीन में आ चुका है और मतलब उसको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ये बोलते बोलते वो हाई ब्लड लाइन करके सोलो सिकोवा की तरफ भी बोलते हैं, जेकब फाटू की तरफ भी, क्योंकि आपको पता है इनका भी सीन सपाटा है कि अपनी पूरी फैमिली ही लेके आ जाते हैं। अब एलन नाइट बोलते हैं यहाँ पे जोक वोक कर रहा है तो फिर ड्रू मैकिंटायर ने जवाब दिया कि यहाँ पे जो एक चीज जोक है ना वो तेरा यूएस चैंपियनशिप का रन था। मुझे लगा ओ भाई अब इनके बीच में चल रही है बातें, लेकिन उससे भी तगड़ा काउंटर तो एलन नाइट का आता है। कहते हैं कि तेरा टाइटल रेन तो जोक था, मुझे तो याद भी नहीं है उसमें हुआ क्या था, क्योंकि अगेन वो बहुत शॉर्ट टाइटल रेन था, उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है। बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें लीड करवा रहे थे कि एलन नाइट और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए इस यूएस चैंपियनशिप के लिए। एंड फिर समझ में आ भी रहा था कि अच्छा इसलिए सारा सीन हो रहा है। फिर इनका मैच होता है, ओके वाला ही मैच था। देखो बस यहाँ पे मेन यही था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। रिजल्ट तो निकला बट डिस्क्वालिफिकेशन से, और ड्रू मैकिंटायर मैच जीत गया, तो क्या इसका मतलब वो बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर और वही जाने वाले हैं यूएस चैंपियनशिप के लिए। आके डेविन प्रीस्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, और भाई वो जो अनाउंसर डेस्क कभी भी नहीं टूटती वो आज के स्मैकडाउन में टूट गई है। तो आई थिंक कहीं से कुछ तो उन्होंने पेच ढीले कर दिए, क्योंकि समझ में आ गया भाई जब वो अनाउंसर टेबल टूटती नहीं है तो काफी ज्यादा ऐसा अधूरा अधूरा सा फील होता है कि यार पटका भी और टूटी भी नहीं, साउथ ऑफ हेवन उन्होंने लगा दिया। मैच में तो भसड़ हो ही गई थी। इसके बाद हमने एलन नाइट और डेविन प्रीस्ट को भी आमने सामने देखा, और जेकब फाटू ने इसके बाद दोनों को तबाह कर दिया भाई। पहले आके डाइव मारी, उसके बाद दोनों के ऊपर उन्होंने मून सॉल्ट लगा दिया। तो आई थिंक नंबर 1 कंटेंडर शायद बन चुके हैं अगर इस मैच के रिजल्ट को देखें ड्रू मैकिंटायर, लेकिन फिर भी ये एक 4 वे तरीके की फ्यूड मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, और आई थिंक ये अच्छा भी है क्योंकि इससे डेविन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर ये भी अच्छे यूज हो जाएंगे, एंड देन एलन नाइट को भी मिक्स में रखेंगे, और बाकी जेकब फाटू तो चैंपियन है ही। लेकिन ये बात आई थिंक समझनी पड़ेगी हमको कि जेकब फाटू के पास से चैंपियनशिप जो जाना है वो इतना आसान नहीं होने वाला। मैंने जैसे ब्रॉन ब्रेकर के लिए बोला था ना जब वो चैंपियनशिप जीते थे कि अब शायद इस बंदे को अगले साल तक तो रखना ही चाहिए चैंपियन, सिमिलर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया भी था। आई थिंक वही चीज जेकब फाटू के साथ भी होने वाली है। अगर उनके सामने एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, इससे भी कोई बड़ी चीज नहीं आ रही, तब तक मुझे लगता नहीं कि उनके पास से जो चैंपियनशिप है वो जाने वाली है। इसके बाद शो पर मैच आता है टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल का, और ये मैच लीड कैसे करता है, टिफनी बोलती है कि मैंने अच्छा काम कर दिया है, जेड कारगिल फिर आके बोल रही है कि अरे मेरे को तो तूने अभी तक हराया नहीं है। अब नेओमी के बारे में जेड कारगिल का सोचना था कि भैया ये तो निकल चुकी है, लेकिन नेओमी ने आके इस मैच में इंटरफेयर किया है, उन्होंने जेड कारगिल को निशाना बनाया। बाकी आज शो पर नाया जैक्स का भी रिटर्न हो चुका है, जिन्होंने टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक किया है। तो वापस से टिफनी स्ट्रैटन के सामने नाया जैक्स आ चुकी है, और भूलना मत अभी कुछ महीने पहले इनकी ही तो स्टोरी चल रही थी कि नाया जैक्स थोड़ी स्ट्रांग दिख रही थी, टिफनी थोड़ी बच्ची सी लग रही थी उस टाइम पे, लेकिन अब थिंग्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। तो अगर अब नाया जैक्स को चैंपियनशिप चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आज स्मैकडाउन में पोज भी किया है,
तो उसके लिए अब उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसके बाद आज शो पर हमको एक मेन रोस्टर का कॉल अप आप बोल सकते हो फ्रैक्सियम दिखे, जिनका मैच था आज बर्तो और गार्सा के साथ। ऑब्वियसली ये मैच थोड़ा सा अभी उनको मेन रोस्टर के एक्सपोजर के लिए था, तो वो ये वाला मैच जो है वो जीत भी चुके हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन इवेंट की, और आज जो पूरा शो है उसको मैंने उल्टा रिवर्स में चलाया है। जॉन सीना की एंट्री होती है यहाँ पे, और अब जॉन सीना ने अपना आई थिंक वो बिल्कुल बना लिया है पक्का की एंट्रेंस में कुछ भी उनको चमक धमक दिखानी ही नहीं है। जॉन सीना बिल्कुल फ्लैट ब्लैक स्क्रीन के साथ, और वो जो बस फॉन्ट्स है बिल्कुल एक सिंपल टिपिकल वाले, वैसे ही जॉन सीना की एंट्रेंस होती है। हाँ, कपड़े बंदा जरूर बदलेगा, क्योंकि फिर तभी तो इनकी जो मर्चेंडाइज जो नई नई टी शर्ट है वो और ज्यादा बिकेंगी। जॉन सीना आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने उस रिंग अनाउंसर को ही बुलाया भाई, उसके तो वो पीछे ही पड़ गए। फिर से वो एक छोटा सा पन्ना सा उनको थमाते हैं और कहते हैं ले भाई अब इसमें से पढ़। तो फिर वो दोबारा से जो और ज्यादा बड़े वे में, मतलब थोड़ा और ज्यादा ऐसा बड़ा चढ़ा के जॉन सीना को बोलता है कि भाई गोट लास्ट रियल चैंपियन, ये सब करके अब जॉन सीना को होगी सेटिस्फैक्शन, कहता है भाई निकल ले तू यहाँ से। इसके बाद जॉन सीना आते हैं सीधा माइक पर, वो कुछ बोलने के लिए चलते हैं, बट तभी रैंडी ओर्टन का म्यूजिक हिट होता है, और यहां से पता चल गया था भाई अभी बहुत ही मेजर तरीके से इस फ्यूड को आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। रैंडी ओर्टन को बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलता है भाई, जब से उन्होंने बोला कि यार मेरे गाने तो कोई गाता ही नहीं है। अब सारे लोगों ने, यूएस के इवन सारे क्राउड ने, कितना थकेला भी क्राउड आया हो, रैंडी ओर्टन का तो गाना गाया जाएगा, और उस चीज को हर बार रैंडी ओर्टन उतना ही इंजॉय करते हैं। अब इसके बाद जब रिंग में आकर रैंडी ओर्टन खड़े होते हैं तो वो बताते हैं कि 25 साल हो गए हैं जब हमने हाथ पहली बार मिलाया था, मैं तुझे 25 साल से जानता हूं। वैसे तो मुझे अभी तक कुछ हफ्तों पहले काफी बड़ी बात लग रही थी, लेकिन भाई तेरे साथ क्या हो गया, तू तो हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट था, नेवर गिव अप था, और वो सिर्फ ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स नहीं थे टी शर्ट्स बेचने के लिए, तू सही में वैसा इंसान था। लेकिन जॉन सीना अब तुझे क्या हो गया है, कितने बच्चों को तूने मोटिवेट किया, पता नहीं कितने लोगों, मतलब तेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों ने अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव किया होगा। तू इस किस्म का बंदा है। कितनी सारी वो जो मेकअप विश करते हैं उसको भी वो लेके आते हैं कि तूने कितने सारे लोगों की जो मेकअप विशेस को ग्रांट किया है, और वो सिर्फ एक नंबर नहीं है जॉन सीना, तूने सच में वैसा फील किया होगा ना, तभी तो तू ये सारी चीजें कर पाया। तो मतलब रैंडी ओर्टन यहाँ पे वो अच्छाइयां जॉन सीना की उभार के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कि क्या पता इस बंदे का जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाए। बट यहाँ से ना जो प्रोमो है वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल भी होगा जॉन सीना के लिए कहीं ना कहीं। कहते हैं रैंडी ओर्टन के भाई तेरे पास अब तुझे बच्चे पालने होंगे, तेरे बच्चे होने चाहिए। और आपको पता है ये एक थिंग रही है हमेशा से ही जॉन सीना के करियर के अराउंड प्रोफेशनल रेसलिंग में, कि इसने पहले तो शादी नहीं की भी तो यार इसके बच्चे नहीं है। तो वो हमेशा बोलते हैं, मतलब जॉन सीना ने काफी सारे इंटरव्यूज में भी बोला है कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे हों। और आपको पता है जब कोई ऐसी स्टेटमेंट देगा तो वो कई मायनों में कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो रैंडी ओर्टन उसी का लेसन उनको वहां पे दे रहे होते हैं। कहते हैं अब तो शायद तो तभी जाके ठीक हो सकता है जब तू सही में किसी एक बच्चे का बाप बन जाए। तो ये अब सोचो स्टोरी लाइन के अंदर ये इस वाले एंगल को लेके आ रहे हैं, तो ये काफी पर्सनल चीज हो गई थी। और जब भी चीजें पर्सनल होती हैं ऑलरेडी, जब इनकी इतनी हिस्ट्री रही है, तो यहां से थिंग्स तो अब डेफिनेटली जॉन सीना को पसंद नहीं आने वाली थी। कहते हैं कि तूने सीधा ही वो बोल रैंडी ओर्टन को बोलते तूने मुझे पेरेंट शेमिंग कर दिया। आई थिंक ये भी कोई एक थिंग थी, मुझे आज जॉन सीना के मुंह से ही पता चला। कहते हैं कि रैंडी ओर्टन ठीक है तेरे बच्चे तो अच्छी बात है तेरे लिए, मैं बताऊं तुझे कि मेरे बच्चे क्यों नहीं है आज तक, क्योंकि 25 सालों से मैं तुम लोगों के बच्चों को ही पाल रहा हूं। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि जितना तुम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए ना, उससे ज्यादा तो मैंने तुम्हारे बच्चों को सिखा दिया है। और इसीलिए अब मैं उन सारे लोगों से परेशान, इरिटेट होना, सब कुछ हो चुका हूं, इसलिए मुझे अपने बच्चे नहीं चाहिए। वहां पे एक छोटा सा बच्चा जो कि जॉन सीना के अकॉर्डिंग 6 साल का है, उसने फिंगर दिखा दी। तो वो कहते देख रैंडी ओर्टन अब समझा कि मेरे को बच्चे क्यों नहीं चाहिए, मुझे बच्चे क्यों पसंद नहीं है। तो वो जो उसी टाइम पे उन्होंने इंप्रोवाइज किया, मतलब गोट ऐसे ही नहीं बोलते जॉन सीना को, बिल्कुल क्राउड से पिक करके उन्होंने वो चीज बोली। इवन उस बच्चे को भी उन्होंने बोला कि जब ऐसे ये वाली फाइट चल रही हो ना तो नाइफ लेके नहीं आते, मतलब कि भाई कहां तू मेरे चक्कर में पड़ रहा है, कोई कंपेयर तू कुछ कर सकता है मेरा। रैंडी ओर्टन कहते हैं कि यार ये ऐसा रॉक, ये हॉलीवुड वाले रॉक ने क्या कर दिया कि तेरे दिमाग पे मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं हो रहा। मैं तुझे इतनी सारी बातें, मतलब रॉक का रेफरेंस उन्होंने अभी भी डाल दिया। इस बार मुझे सुन के गुस्सा आया, क्योंकि भाई स्टोरी के अंदर तो आपको पता ही है रॉक का जो सीन है वो क्या रहा है। वो कहते हैं कि मतलब रैंडी ओर्टन एक्सप्लेन करते हैं कि यार अगर जॉन सीना तो यहाँ पे खड़ा भी है ना, तो इन्हीं सारे लोगों की वजह से तो है। अगर ये सारे लोग ना होते तो यहाँ खड़ा ना होता, तेरा कोई WWE करियर नहीं होता, ये WWE ही नहीं होती, और ना तो हॉलीवुड में जा पाता। तो वो थोड़ा सा समझा रहा था यार इन सारे लोगों के लिए फीलिंग रहा, क्योंकि ये नहीं है तो सही में तू नहीं है। एंड फिर वही वाली टिपिकल लाइन जो कि हर एक पार्ट टाइमर के लिए बोली जाती है, वो रैंडी ओर्टन कहते हैं मैं तो हमेशा यहाँ पे स्टे करूंगा, लेकिन तू सिर्फ यहाँ पे
गेस्ट है। और यही वाली लाइन जॉन सीना ने रॉक को बोली थी, उसके बाद यही वाली लाइन जॉन सीना को रोमन रेंज से भी सुननी पड़ी थी, और अब जाके रैंडी ऑर्टन ने भी ये जो लाइन उनको बोल दी है। जॉन सीना कहते हैं चलो ठीक है, अब भी जॉन सीना ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनता नहीं, कहता देखो हर किसी के पर्सपेक्टिव होते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था इन लोगों के बारे में, लेकिन ये लोग हिपोक्रेट हैं। अगर इनको अभी मेरे से कोई अच्छा लग जाएगा ना तो ये उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। तो मतलब कि जब इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो फिर इनको बुरा लगने लग जाता है। और अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर गया भी तो देखो एक ऐसे इनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो सेंस तो भाई जॉन सीना पूरा बना रहे हैं, भले ही उनका हील वाला कैरेक्टर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कुछ भी बोले जा रहे हैं फैंस के अगेंस्ट जाने के लिए। कुल मिला के वो यही बोलना चाह रहे थे कि यार इन लोगों का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता, ठीक है, मैं इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। अब फिर से रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि यार मैं तो बड़ा ही स्टूपिड था जो सोच रहा था कि यार तेरे को मैं चेंज कर दूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और कहते हैं कोडी के गाने में जो वो है ना, रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली, मेरे लिए कैसे सब कुछ ही रेसलिंग है, और तू इस रेसलिंग को बर्बाद, तू इस रेसलिंग को तबाह करना चाहता है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो ये वाला एंगल भी है, इस मतलब सिर्फ रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की हिस्ट्री रही है, इस वजह से इनके पंगे नहीं हो रहे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को सब कुछ प्रोफेशनल रेसलिंग से मिला है और वो इसे सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जॉन सीना इसको तबाह करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे स्टोरी लाइन जो है वो ऐसी समझ में आ रही है। इतना ज्यादा सुनते नहीं है जॉन सीना, वो कहते हैं भाई अपना मुंह बंद कर ले, मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूं, तू 14 बार का चैंपियन बन चुका है, लेकिन अभी जो तेरे नंबर्स है ना वो यहीं पे फ्रीज होने वाले हैं, क्योंकि इस चैंपियनशिप को लेके मैं तो चले जाऊंगा घर, उसके बाद लोहा लक्कड़ कबाड़ वाली कोई तो चैंपियनशिप लेके आ जाएंगे, और जो तेरा टाइटल रेन है वो फिर से नंबर 1 से शुरू होने वाला है। मतलब लिटरली क्या होगा, जॉन सीना ने आगे का जो फ्यूचर है वो सब कुछ बता दिया। जिस फेस के साथ जॉन सीना ने बताया ना, आपको लगेगा यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट कैसे अपने शब्दों के बारे में, मतलब ये सब जो बातें बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब रैंडी ऑर्टन सीधा मुद्दे पे आते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तो लास्ट रियल चैंपियन है तो आ जा, अभी लड़ ले, कर ले फाइट। लेकिन आपको पता है टिपिकल जो हील है वो क्या करेगा, जॉन सीना ने अभी तो मना कर दिया, बट कहते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट बैकलैश। और कहते हैं कि वो क्योंकि जो मैच है तेरे घर में ही है, तो मैं चाहता हूं कि तू अपना बेस्ट वर्जन लेके आए, क्योंकि जब तू बेस्ट वर्जन लेके आएगा और उसके बाद जब मैं तुझे हराऊंगा तो तेरे पास और कोई भी एक्सक्यूज होगा नहीं। और उसके बाद फिर से वो चैंपियनशिप के साथ पोस्ट करते हैं, कहते हैं देख ऐसा दिखता है कुछ लास्ट रियल चैंपियन। एंड क्योंकि अब जॉन सीना हरामी लौंडा बन चुका है एक चीप टैक्टिक के साथ, और रैंडी ऑर्टन के सामने ऐसा जॉन सीना कर रहे हैं, भाई मैं बचपन में मुझे कोई ऐसा इमेजिन भी करवाया था तो मेरे से वो इमेजिन भी नहीं होता। उन्होंने वो जो चैंपियनशिप है वो रैंडी ऑर्टन की तरफ थ्रो करी, उसके बाद वो किक करना शुरू करते हैं, और अगेन जैसे उन्होंने कोडी रोड्स को हिट किया था उस चैंपियनशिप से, वैसा ही वो रैंडी ऑर्टन के साथ करने जाते हैं। लेकिन अगेन रैंडी ऑर्टन भी हरामियों का हरामी है, उन्होंने डक किया एंड देन उसके बाद वो हिट कर देते हैं एक आरकेओ, और उसके बाद वो चैंपियनशिप को लेके मस्त तरीके से पोज भी कर रहे हैं। और जब वो पोज कर रहे थे ना उससे जस्ट पहले उन्होंने 15 जो है वो शब्द बोला, जो डिजिट है वो बोला। इसका मतलब कि भाई अब क्लियर है रैंडी ऑर्टन यहाँ पे एम कर रहे हैं चैंपियनशिप के लिए। ग्राफिक भी हम लोगों ने देख लिया है, तो पूरे मस्त तरीके से जो गाड़ी है रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की चल चुकी है। अब आएगा इसको देखने में बहुत ज्यादा मजा। आज की स्मैकडाउन को मैं रेट करूंगा 4.5 स्टार, स्पेशली शुरू और एंड में तो उन्होंने कुछ खतरनाक ही काम जो है वो डिलीवर किया। बाकी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यार उसके लिए आप लोग कर सकते हो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।